नमस्कार, मैं रविश कुमार। दुनिया भर में कोरोना से जो लड़ रहे हैं वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में हेल्थ वर्कर कहते हैं। आम युद्ध में तो आप देखेंगे कि जो सिपाही होता है उसके पास गोली चलाने का मौका होता है। सामने से गोली आएगी तो वो भी जवाब में गोली चला सकता है। लेकिन यहाँ डॉक्टरों को पता है कि इलाज नहीं है, लेकिन उन्हें संक्रमण हो गया तो उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अस्पताल के तमाम कर्मचारी भी, फिर भी वो अस्पताल के भीतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसीलिए बार बार फ्रंट लाइन, अग्रिम पंक्ति की बात होती है, क्योंकि युद्ध के दिनों में सीमा का मतलब वो होता है जहां जवान खड़ा होता है। लेकिन इस महामारी के समय में सीमा का मतलब वो है जो अस्पताल के भीतर है। फ्रंट लाइन अब सीमा पर नहीं है, अस्पताल के भीतर में है, और वहां हमारे डॉक्टर इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं हम सबकी जिंदगी बचाने के लिए। भारत के लिए एक दुखद खबर आई है ब्रिटेन से, क्योंकि वहां डॉक्टर जितेंद्र राठौर कोरोना से संक्रमित हो गए थे और नहीं बचाए जा सके। वे बड़े ही काबिल हार्ट सर्जन माने जाते थे। ब्रिटेन के वेल्स में पहली बार किसी डॉक्टर की मौत हुई है। डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ को उनके साथी जीतू बुलाते थे। कार्डिफ की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ वेल्स में 25 साल से काम कर रहे थे। उनके काम और लगन की खूब तारीफ हो रही है। जब दुनिया अंधविश्वास के सहारे जुगाड़ खोज रही है, आप जैसे काबिल डॉक्टर विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। डॉक्टर राठौड़ ब्रिटिश मूल के थे। यह बीमारी डॉक्टरों के लिए बेहद गंभीर चुनौती लेकर आई है। आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बहुत तेजी से इसके संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी इन स्वास्थ्य कर्मियों की योगदान की डिटेलिंग नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर इनके बारे में कोई संकलित सूचना नहीं है कि कितने डॉक्टर किस देश में शहीद हुए हैं, मारे गए हैं कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज करते हुए, और नर्स या स्वास्थ्य कर्मियों में की संख्या क्या है। एक वेबसाइट मिली है जिसका पता है mediascape.com। इसमें ऑनलाइन श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि जब हम स्वास्थ्य कर्मी कहते हैं तो सिर्फ उसमें डॉक्टर नहीं है। एक अस्पताल के भीतर आईसीयू का बिस्तर साफ करने वाला भी और एम्बुलेंस चलाकर जाने वाला भी सब बराबर के जोखिम उठा रहे हैं। इसलिए सब या तो अंग्रेजी में हेल्थ वर्कर कहे जाते हैं या फिर स्वास्थ्य कर्मी कहे जाते हैं। जो मीडिया के जरिए सूचना मिली है, हम बता दें कि दुनिया के किन किन देशों में ज्यादा स्थिति खराब है स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टरों की। तो इटली में 80 से अधिक डॉक्टर और 21 से अधिक नर्स की मौत हो गई है। यहां 12,000 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हैं। स्पेन में 15,000 मेडिकल वर्कर कोरोना से संक्रमित हैं। यहां संक्रमित मरीजों में 14% स्वास्थ्य कर्मी हैं। इंडोनेशिया में 25, फिलीपींस में 9 और फ्रांस में 7 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में भी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं। हालांकि यहां पर स्पेन या इटली की तुलना में संख्या वैसी बड़ी नहीं है, मगर कुछ लापरवाही के कारण भी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं और अस्पताल तक को क्वारंटीन करना पड़ा है। डॉक्टरों को मिलने वाली सुविधाओं के सवाल को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर हो या नर्स हो, उनको मिलने वाली सुविधा में किसी प्रकार का समझौता ना हो और उनके परिवारों का भी उचित ख्याल रखा जाए। यही नहीं, आप देखेंगे कि शुरू के दिनों में यानी फरवरी में, मार्च में और अप्रैल के भी कुछ दिनों तक डॉक्टर बड़ी संख्या में शिकायत कर रहे थे कि उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई नहीं है, N95 मास्क नहीं है, दस्ताने नहीं है। अब इस व्यवस्था में सुधार तो आ रही है, लेकिन फिर भी आश्वस्त करने वाली बात नहीं है। ये जरूर सरकार ने कहा है कि कई राज्यों में और सरकार भी अपनी तरफ से डॉक्टरों को 5 स्टार होटल में ठहरा रही है और नर्स को भी। लेकिन यहां देखना चाहिए कि अस्पताल में काम करने वाले सभी, एम्बुलेंस के ड्राइवर से लेकर आईसीयू के बिस्तर साफ करने वाले और फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन, सब एक समान जोखिम उठा रहे हैं।
उठा रहे हैं। तो किसी को 5 स्टार और किसी को कोई स्टार मिले, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम बाद में हम शर्मिंदा ना हो कि जब जिंदगी का भी ठिकाना नहीं था तो वैसे वक्त में भी हम हैसियत का ख्याल रख रहे थे, छोटा बड़ा देख रहे थे। तो एक एक्टिविस्ट हैं अमित साहनी, उन्होंने अपनी याचिका में कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हेल्थ केयर पेशेवर जिनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन और सभी अस्पतालों के अन्य स्टाफ के साथ साथ पुलिस, सैन्य और अर्धसैन्य कर्मी शामिल हैं, जो देश भर के सभी अस्पतालों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में तैनात हैं, उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट जिसमें बॉडी कवर हो, N95 मास्क और 2 प्लाई 3 प्लाई सर्जिकल मास्क को मुहैया कराने के आदेश दिए जाएं। नागपुर के डॉक्टर जेरेल बनैत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि केंद्र सरकार को सभी डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ को सुरक्षात्मक गियर मुहैया कराने के आदेश दिए जाएं। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के चलते इसके उपचार में जुटे डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई गई ग्रेड के मुताबिक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। इनमें सूट, मेडिकल नाइट्राइल दस्ताने, स्टार्च अपैरल्स, मेडिकल मास्क, चश्मे, चेहरे की ढाल, शू कवर, हेड कवर और गाउन भी शामिल है। तो देखिए, इतनी बुनियादी चीज़ों की हम अभी तक इंतज़ाम में, जुगाड़ में और मांग में लगे हुए हैं और ज़रा सी देरी हो रही है तो डॉक्टरों को अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। लेकिन हम बिहार चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ एक अस्पताल है, नालंदा मेडिकल कॉलेज। शुरू के दिनों में यहाँ डॉक्टरों ने बहुत शिकायत की, घबराहट मच गई थी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अब स्थिति में सुधार आई है, फिर भी इन डॉक्टरों ने अच्छा काम किया है। तो इनसे हम मनीष कुमार ने बातचीत की है एक अलग जगह पर, वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार से एक जानने लायक खबर है। बिहार ने, आप कह सकते हैं कि अभी तक चिकित्सा संबंधित तैयारियों में बहुत औसत प्रदर्शन किया है। बहुत धीमी गति से बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य सचिव हैं, स्वास्थ्य के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, वो रोज एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए, ग्राफ के जरिए पूरा बताते हैं कि बिहार में अभी इस वक्त क्या क्या स्थिति है। तो जैसे प्रधान सचिव के ट्वीट से ऐसा लगता है कि कुछ पारदर्शिता आ रही है। वो जानकारी दे रहे हैं कि कितने PPE किट्स अभी आ गए हैं, कितने अस्पतालों को रवाना कर दिए गए हैं और कितने स्टॉक में हैं। संजय कुमार के ट्वीट के अनुसार बिहार के पास करीब 41,000 PPE किट्स हैं, जबकि खुद बिहार ने 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री से 5 लाख PPE किट्स की मांग की थी। तैयारी के मामले में बिहार ने काफी देर से शुरुआत की है, लेकिन अब लग रहा है कि तेजी आ रही है। संजय कुमार ने 8 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक 4,596 टेस्ट किए जाने की सूचना दी है। 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में यह संख्या बहुत कम है, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या भी बिहार में 40 से ज्यादा नहीं हुई है, संख्या उसके नीचे ही है। बिहार के बेगूसराय से एक खबर छपी कि जब आइसोलेशन वार्ड से, कोरोना के आइसोलेशन वार्ड से काम कर एक नर्स अपने घर गई तो मोहल्ले वालों ने रास्ता रोक दिया। ये बेहद शर्मनाक स्थिति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपील की है, लेकिन मनीष कुमार ने नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से, स्वास्थ्य कर्मियों से जो बातचीत की है वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बिहार में एक और चीज नोट करने लायक है कि यहाँ जितने भी कोरोना के संक्रमित मरीज अस्पताल में गए हैं उन्हें वेंटिलेटर पर डालने की नौबत नहीं आई है। ये भी एक ट्रेंड है बिहार से। हालांकि बिहार में संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप इस बातचीत को सुनिए और देखिए कि जो फ्रंट लाइन पर हैं, अग्रिम पंक्ति पर हैं, उनके क्या अनुभव हैं। हम अभी फिलहाल बिहार के कोरोना के डेडिकेटेड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है, जहां पर पिछले दिनों में 8 मरीज अभी तक डिस्चार्ज होकर गए हैं। डॉक्टर सिन्हा, आप यहां के सुपरिटेंडेंट हैं, क्या अनुभव रहा है अभी तक? अभी तक जो हमारे यहाँ जब से कोरोना अस्पताल डेडिकेटेड हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वहाँ पे जो भी मरीज आए हैं वो संक्रमित तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको सीरियस सिम्टम नहीं पाए गए हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया है, जिनका कि शुरू में पॉजिटिव था रिपोर्ट, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने टेस्ट कराया तो 2 रिपोर्ट्स जब निगेटिव आ गए तो उनको हम लोगों ने डिस्चार्ज किया।
अभी जो 8 मरीज हमारे यहाँ संक्रमित हैं और वो आइसोलेटेड वार्ड में हैं, उनका भी सिम्टम्स बहुत माइल्ड वैरायटी का है। यानी कि कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, अभी ये आप तक लोग के लिए एक बड़ी बड़ी बात है। हाँ, अभी तक किसी भी मरीज को हम लोगों को वेंट पर रखने की ज़रूरत नहीं हुई। सर हमारे साथ में डॉक्टरों की टीम है। सर आप यहाँ पर हेड कर रहे हैं, क्या अनुभव रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा, नोडल ऑफिसर हूँ नालंदा मेडिकल कॉलेज का। हम लोगों ने जब शुरुआत हुई, हमारे यहाँ जो कोरोना वायरस के केस जब आना शुरू किए, तो शुरुआत में थोड़ी दहशत थी, थोड़ी डर थी हमारे डॉक्टर्स में, हमारे स्टाफ्स में। लेकिन धीरे धीरे काउंसलिंग और हम लोग सब मिलके जब काम करना शुरू किया, तो बाकी लोगों का भी डर लगभग ख़त्म हो गया। अब सब काम अच्छे से कर रहे हैं। जो हमारे पास पेशेंट आए शुरू में, वो भी बहुत डरे हुए थे और उनमें भी बहुत दहशत थी। उनका भी साइकोलॉजिकल बैलेंस नॉर्मल नहीं था। हम लोगों ने उसको भी देखा। और जो हमारे यहाँ पेशेंट जो आए शुरू में, ज़्यादातर पेशेंट माइल्ड सिम्टम के थे। जो सीवियर सारी होता है उसमें पेशेंट कम थे। 2 पेशेंट ऐसे थे जिसमें लगा था कि हम लोग को प्रॉब्लम होगी, लेकिन फॉर्चुनेटली जो हमारे डिपार्टमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया ICMR को लेके, उस प्रोटोकॉल से हमारे ज़्यादातर पेशेंट अभी अच्छे हो रहे हैं। और एक पेशेंट में माइल्ड कफ कोल्ड अभी परसिस्ट कर रहा है, अदरवाइज हमारे सारे पेशेंट। आप लोग पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, आप लोग किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं? मैं डॉक्टर सतीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आए हैं, उनका सबका इलाज जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं और मरीज में काफ़ी अच्छा सुधार आ रहा है। प्रॉब्लम्स थोड़ी बड़ी शुरुआत में आई थी कि प्रोटेक्टिव किट नहीं थे, मास्क नहीं थे, बट अब जो सप्लाई है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें सुधार हो रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है कि एक बड़ा इस बीमारी को लेके स्टिग्मा का ये है कि जो ट्रीट कर रहा है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, तो क्या डर है, फियर साइकोसिस है? मैं डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हूँ। अभी हम लोग कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। और जो सैंपल स्क्रीनिंग हुआ है उसमें पटना के किसी पेशेंट को पॉजिटिव नहीं मिला है। जो भी पेशेंट यहाँ पर हैं, सिवान से आए हैं, गया से आए हैं, और उनको हम लोग एडमिट करके ट्रीट कर रहे हैं। थोड़ा मन में घबराहट रहता है और मेरे परिवार में भी थोड़ा घबराहट रहता है। काफ़ी प्रिकॉशन लेते हैं, घर जाते हैं। और कुछ हमारे जो कलीग्स हैं उनमें भी थोड़ा घबराहट है, नर्सेज में भी घबराहट है, लेकिन काफ़ी कोऑपरेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप सिस्टर, आप लोग को कोई डर लगा हो या घर जाते हो तो कुछ? हाँ, डर तो लगता है। अभी तो बहुत ये फैला हुआ है, इससे डर लगता है। लेकिन घर में तो कोई कुछ बोलता? घर में कुछ नहीं कोई बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ये काफ़ी खबरें आती हैं कि जो नर्सेज हैं उनके लैंडलॉर्ड, जिनके घर है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रेंट पे रहते हैं उनको तो बाहर निकाल दिया लोगों ने। अच्छा, जो रेंट पे रहते हैं उनको निकाल दिया है। अच्छा, वो बोल रहे हैं जब ये संक्रमण खत्म हो जाएगा तब आप आइएगा रहने के लिए। तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? तो कहीं कहीं के रह रहे हैं, फ्रेंड वगैरह रहे, साथ में रह रहे हैं, सब साथ मिलकर रह रहे हैं। आपको लगता है कि जो स्टाफ है उन लोगों को डेडिकेटेड हाउसिंग ऐसा भी किया जाए, होटलों में रखा जाए, जिससे कि मतलब उनको डे टू डे उनके फैमिली वालों को जो एप्रीहेंशन है वो नहीं होगा? हाँ, नहीं, एक तो है कि जो हाई रिस्क में काम कर रहे हैं सबको नहीं, हम लोगों ने कई जोन बनाया है कि जहाँ पे हाई रिस्क है, तो जहाँ पे हाई रिस्क वाले जोन है उस जोन में जो भी हमारे स्टाफ कर रहे हैं उनकी व्यवस्था अगर होती है अलग से तो अच्छी बात होगी। लेकिन हम लोगों को कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे जो काम कर रहे हैं, अभी तक हमारे यहाँ कोई भी जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर हैं किसी का भी पॉजिटिव नहीं निकला है। इसलिए जो भी लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं जो अपने यहाँ रख रहे हैं किराए पे, उनको इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सारे रिसोर्सेज मिल गए, सारा सब कुछ पीपी वगैरह सब है? पीपी जो अभी जो सप्लाई हुई है वो बिल्कुल जो हम लोग को गाइडलाइंस है, गाइडलाइन के हिसाब से तो नहीं आई है पीपी, बट हम लोग बचाव कर रहे हैं। मास्क जो है N95 मास्क है वो अवेलेबल है, वो हम लोग पहन रहे हैं। तो ज़रूरी है कि डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा की सारी चीज़ें समय पर उपलब्ध हों। वो इन कमियों के बावजूद अपनी लगन से, अपने जोखिम से शायद इस लड़ाई को जीतने की स्थिति में हमें पहुंचा दें, जो हम इसे बार बार लड़ाई कह रहे हैं। एक और चीज़ जिस पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये कि भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मजदूर हो। कई राज्य सरकारों ने फरवरी और मार्च के पहले दूसरे हफ्ते तक
में इस बात की घोषणा कर दी थी कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये पैसा उनके कल्याण के लिए जो सेस के रूप में बिल्डरों से लिया जाता है, वो सरकारों के पास, केंद्र सरकार के फंड के पास या श्रम कल्याण बोर्ड के पास जमा होता है। तो कई हजार करोड़ रुपए हैं, तो उनमें से 1,000 रुपए दिए जाने की बात कही गई। अब हमारे पास इसके सोशल ऑडिट नहीं है कि कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को इस दौरान 1,000 रुपए मिले हैं और इससे उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, इसकी कोई सूचना नहीं है। यह तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे अलग अलग सहयोगियों की भेजी हुई है। पहले यह समझें कि यह भीड़ क्यों है। इनके हाथ में खाने के पैसे नहीं हैं। जरूर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मुफ्त अनाज दे रही हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए पैसे तो चाहिए। इसलिए जब जनधन और सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन वगैरह के खाते में पैसा पहुंचा तो बैंकों के बाहर भीड़ लग गई। 1 अप्रैल से बैंकर लगातार हमें तस्वीरें भेज रहे हैं कि इतनी भीड़ के बाद सामाजिक दूरी या तालाबंदी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनके बैंकों के प्रबंधन से बार बार इसकी शिकायत की गई, मगर टॉप लेवल के प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया और शाखाओं के बाहर भीड़ बढ़ती गई। ज़रूर कहीं कहीं कुछ शाखाओं में गोले लगाकर लाइन की व्यवस्था की गई है, मगर वहाँ भी इतनी भीड़ जमा हो गई है कि इसका भी कोई ख़ास मतलब नहीं रह जाता। इसलिए ज़िला प्रशासन को बंदोबस्त करना चाहिए था। पिछले कई दिनों से हम बड़े शहरों की खाली सड़कों से समझ रहे थे कि भीड़ बंद हो गई है, तालाबंदी सफल है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि तालाबंदी का पालन हो भी रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण पालन नहीं हो रहा है। इतनी भीड़ जमा हो गई है कि कैशियर और बैंक के कर्मचारियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। कौन किस ब्रांच में संक्रमण लेकर गया होगा, किसी ने नहीं देखा। तो कमी व्यवस्था बनाने की है। लोग तो जाएंगे ही अपने 500 रुपए लेने, वरना जिएंगे कैसे। मध्य प्रदेश के एक इलाके में जनधन के लिए पैसा निकालने गई कई औरतों को पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। पुलिस को लगता है कि ये तालाबंदी का उल्लंघन कर रही हैं। पुलिस अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त जब काम धंधे बंद हैं, इनके लिए 500 रुपये का महत्व कितना है। किसानों को भी सम्मान निधि से अप्रैल के पहले हफ्ते में जो जाता ही है, 2019 से शुरू हुआ था 2,000 रुपये, तो वो जब जाएगा तो वो उसे निकालने के लिए जाएंगे ही। अब आप हमारे सहयोगी मनीष कुमार, रविश रंजन शुक्ला, अजय सिंह, अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए कि बैंकों को किन मुसीबतों का सामना अपने स्तर पर करना पड़ रहा है। लखनऊ के बैंक ऑफ इंडिया पे पैसा लेने वालों की ये कतार लगी हुई है। आपको पता है कि बहुत करीब करीब नहीं खड़े होना चाहिए। जी जी पता है। उससे क्या परेशानी है? इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन हो सकता है। आप क्या पैसा लेने आई हैं? जी वो जो पैसा आया है। तो आप लोग थोड़ा दूरी को बना के रख रहे हैं या बीच बीच में करीब आ जाते हैं लोग? दूर को बना के रखे। बना के रख रहे हैं। कितनी मुश्किल आ रही है आपको समझाने में? सर बहुत मुश्किल से, लेकिन समझाया जाता है कि दूर दूर खड़े रहिए, एक दूसरे के पास मत खड़े रहिए, मास्क लगाए रखिए, हाथ धुलते रहिए, यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्यों नहीं समझते लोग, क्या प्रॉब्लम है? अरे समझ जाते हैं, लेकिन थोड़ा आदत नहीं है गांव में। हाँ, बस गांव के लोग हैं तो आते हैं तो उनको बताना पड़ता है थोड़ा दूर खड़े रहिए। मैं इस वक्त हापुड़ में हूं और आप देख सकते हैं कि जनधन का पैसा निकालने के लिए बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहां पर आई हुई हैं। सुबह से जो है वो लगातार भीड़ लगी हुई है और हालांकि सरकार ने ये कहा था कि जो खाता संख्या है उसके जो पीछे नंबर होते हैं उसके हिसाब से दिन तय किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद गांव देहात में जब ये अफवाह फैली कि सबको पैसा मिल रहा है तो सारे लोग यहां पर बैंकों के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए। हालांकि यहाँ पुलिस को भी लगाया गया ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। सुबह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। आप यहाँ पर कितने बजे आए हैं पैसा लेने के लिए? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। आपको पैसे मिले? हाँ मिले ये रे। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? ये खर्चा चल जाएगा आपका? कैसे चल जाएगा सर जी? 500 रुपए में बताओ। 7 जने हैं हम। 7 जने? हाँ। और आपके पति क्या कमाई? मजदूर आदमी है, मयूरी चलाते थे और वे भी अभी बैठ रहे धरवाए, वे भी चोरी हो गए। 26 तारीख में चोरी कर लिया किसी ने। क्या चोरी कर लिया? बैठ रहे मयूरी के जो गाड़ी चलाते थे और अब इस टाइम बेरोजगार हैं। एक पैसे से हम परेशान हैं। अभी बताओ इन 500 रुपए में 1 महीने का राशन आ जाएगा? बताओ। चलो घर में नहीं राशन है ना कुछ। एक बार घर जाकर हमारे देखना तो सही
कितनी हमें परेशानी है। तो सरकार कुछ नहीं राशन आपको पहुंचा रही? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं पहुंचा रहा कोई भी। छोटे जो हम करे 2-4 पैसा कहीं हमारे बिठाओ तो कहाँ से बताओ। 6 एक घर में 6 जने खाने वाले, बताओ कहाँ से खर्चा होगा। लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीब तबकों के लोगों के लिए है जो रोज कमाते और खाते थे। उनके पास पैसे की कमी हो गई है। उनके जनधन खाते में जैसे ही पता चला कि पैसा आया है, उस तरीके से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो पैसे भेजे उसको निकालने के लिए थोड़े से ही पैसे जरूर हों, लेकिन उस तरीके से एक बड़ी लंबी लाइन जो है वो लगती नजर आई है। और ये जो लाइन है वो हर बैंकों में है। क्या नाम है? मुन्नी। तो पैसा लेने आई हैं? हाँ। कितना? 1000। 1000। तो पैसा आया है कुछ इसमें? हाँ, कुछ इसमें आया है। कौन भेजले हो? मोदी भेजले हैं। भेजले हैं? हाँ। तो इस तरीके से सूचना मिलने के बाद बहुत से लोग इस बैंकों में आए हैं। हम इस समय बैंक ऑफ इंडिया में है। बैंक के जो कर्मचारी हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को अंगूठा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक के अंदर अगर हम जा करके देखने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से बैंक के अंदर भी एक यहाँ पर अंदर जो है लाइन लगी हुई है। और यहाँ अगर हम दिखाएं आपको तो यहाँ पर जो है वो एक पूरा टेबल लगा करके और इस तरीके से गोला बनाया गया। जब आदमी अंदर आ रहा है तो इस तरीके से गोला बना करके उससे जो है वो लेने दे रहा है। हम बात करेंगे बैंक के मैनेजर से, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर नितिन कुमार सिंह, बैंक। ये बताइए कि आप लोगों को इस समय कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी तो थोड़ी आ रही है सर, क्योंकि अचानक से सबके खातों में 500-500 रुपये आ गए हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं। बैंक के अंदर तो हम पूरा मेंटेन कर ले रहे हैं, लेकिन बैंक शाखा के बाहर जो देख रहे हैं आप, जो भीड़ है, उनको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए हम प्रशासन से भी सहयोग ले रहे हैं। 1 से 2 होमगार्ड बराबर यहाँ पे आकर के लोगों को समझा रहे हैं। हम भी आधे घंटे पे निकल के बोल रहे हैं कि आप लोग 1-1 मीटर की दूरी पर रहें। इसलिए इसे सिर्फ भीड़ ना समझें, इसे अव्यवस्था के रूप में ना देखें। ये मजबूरी की स्थिति में लोग जाने के लिए बाध्य हुए हैं अपना पैसा लेने के लिए, वरना वो फल सब्जी कैसे खाएंगे, उनके पास पैसे नहीं है। आज मुरादाबाद से एक सज्जन ने मैसेज किया कि इस बार गांव में इतने लोग शहर से पहुंच गए हैं कि मजदूरी की दर कम हो गई है। पिछली बार 1 बीघे की गेहूं की कटाई की मजदूरी 600 रुपये थी, तो इस बार 350 रुपये पर आ गई है और इसके 200 रुपये तक जाने की संभावना है। लेकिन इसी बीच कई कारणों से चीज़ों के दाम महंगे हुए हैं, इसलिए उनके जीवन यापन पर बड़ा असर हो रहा है। तो ये देखिए कि गरीब जो हैं वो कई तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। बहुतों के पास तो राशन कार्ड नहीं है, उनकी स्थिति बहुत बुरी है। जहां राशन कार्ड है वहां भी बहुत जगह से शिकायतें आ रही हैं। बड़ा देश है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो खेती में किस तरह की समस्या आ रही है, आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। लेकिन उसके पहले ये बात बताना ज़रूरी है कि केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था, तालाबंदी से छूट दे दी थी कि आप फसलों की कटाई कर सकते हैं। कृषि उपकरणों की आवाजाही एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकती है। लगता है कि जिला प्रशासन को इसकी पर्याप्त और पूरी सूचना नहीं पहुंची है, लोगों में समझ नहीं बनी है, इसलिए कई जगहों पर प्रशासन इन कामों को रोक भी रहा है। अब आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर अपने खेतों में लगे खीरे की फसल को लेकर 55 साल के रामप्रसाद बेहद फिक्रमंद हैं। रामप्रसाद एक छोटे किसान हैं और दिसंबर में उन्होंने इस उम्मीद के साथ खीरा लगाया था कि फसल की 17,000 रुपए की लागत से उन्हें मंडी में 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब खेत में पड़े पड़े खीरे सड़ने लगे हैं। इस नुकसान की वजह है लॉकडाउन। अब इसको हम कहाँ लेकर के जाएं, कहाँ बेचें? तो सरकार तो कह रही है कि किसान मंडी तक लेके जा सकता है। तो ले जा सकता है, लेकिन सर जब कोई साधन नहीं है तो कैसे लेके जाएं? और फिर 2 बजे से 5 बजे तक मंडी रहती है, उसके बाद फिर बंद है। और उसके बाद अगर वहाँ ज़्यादा लेट पेट हो रहे हो तो पुलिस के डंडे खाओ। रामप्रसाद के खेत से करीब 10 किलोमीटर दूर 65 साल के गुरुप्रसाद का खेत है। गुरुप्रसाद की शिकायत है कि लखनऊ के आसपास के गाँवों में लॉकडाउन सख्ती से लागू किया गया, जिसकी वजह से उनकी फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल बर्बाद हो गई। हालांकि सरकार ने 4 दिन पहले किसानों को लॉकडाउन से राहत दी है, लेकिन गुरुप्रसाद कहते हैं कि आवारा पशुओं से उन्हें 10,000 रुपए का नुकसान हो गया है। रात में 4 लोग बैठ नहर बनाए, बस बैठ सके साहब कि जो जानवर रोकी। दूसरी चीज
रात बिरात सबको अब घर में मोदी जी का आदेश है, लक्ष्मण रेखा खींच ली गई, उसके अंदर ही है अब। तो हम लोग उनका आदेश का पालन कर रहे हैं साहब। लेकिन सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि अब तक रबी की सबसे अहम फसल गेहूं की कटाई का काम जोर शोर से होना चाहिए था और जगह जगह कंबाइंड हार्वेस्टर्स नजर आने चाहिए थे। ये कहना भी शायद गलत होगा कि सरकार ने पिछले 7 या 10 दिनों में किसानों के बारे में कुछ सोचा नहीं है। यूपी में जो सरकार है उसने बहुत सारे ऑर्डर पिछले 10 दिनों में निकाले हैं, ये कहते हुए कि वो चाहते हैं कि ये जो विंटर क्रॉप या रबी क्रॉप का हार्वेस्ट है ये ठीक से हो जाए। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि जो भी ये मेजर्स कागज़ पे हैं, क्या धरातल पे, क्या ज़मीन पे, क्या गांव में वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं या नहीं। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिए कि राज्य भर में कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर और ट्रैक्टर की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। कृषि के औजारों की मरम्मत की दुकानें खुली रह सकती हैं। फसल की कटाई के लिए किसान को इजाजत लेने की जरूरत नहीं। राज्य सरकार ने इस दावे के साथ तस्वीरें साझा की हैं कि हार्वेस्टर मशीनों की कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हालात अलग हैं। महोना गांव में कुछ परिवारों ने इन छोटी थ्रेशर मशीनों को किराए पर तो ले लिया, लेकिन इसी गांव के दूसरे किसानों का कहना है कि उन्हें किराए पर मशीनें नहीं मिल रहीं। 45 साल के राम नरेश का कहना है कि मशीनों के साथ साथ खेत में काम करने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे। लेबर मिलते नहीं, हर एक आदमी को जो है अपनी बीमारी की दिक्कत रहती। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजदूरी करने जाऊं, बीमार हो जाऊं, किसके कांटेक्ट में आऊं, किससे मिलूं, किससे ना मिलूं। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब 10 दिन तक बंद रहने के बाद 4 दिन पहले ही खेती की मशीनों और औजारों की मरम्मत करने वाली ये दुकान खुली है। अगर मशीनें नहीं होंगी तो काम बहुत लेट होगा। ये लेट होगा। कंपेन मशीनें होती हैं तो वो जो है काम थोड़ा सलिया जाता है, जल्दी हो जाता है। फसल की कटाई तो शायद अब भी मुमकिन है, लेकिन फिक्र ये है कि गेहूं कैसे बिकेगा, बाजार और मंडी क्या खरीद फरोख्त के लिए खुलेंगी। लखनऊ जिले से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब हम ब्रेक के बाद चलेंगे दक्षिण कोरिया। जर्मनी बेशक एक हफ्ते में 5 लाख टेस्ट कर रहा है, लेकिन टेस्ट करने के मामले में दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले बढ़त ली थी। अब दक्षिण कोरिया से भी आगे जर्मनी निकल गया है। हुआ ये था कि जैसे ही संक्रमण की खबरें आई, फरवरी के पहले हफ्ते में ही दक्षिण कोरिया ने अपनी कंपनियों को बुलाया और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिए गए प्रारूप के अनुसार टेस्ट किट तुरंत बना लिए जाएं। और जैसे ही स्थिति बिगड़ती, इससे पहले दक्षिण कोरिया अपनी तैयारियों के साथ लैस था और उसने टेस्टिंग शुरू की और कोरोना से संक्रमित मरीजों को चिन्हित करने का काम बहुत तेजी से किया। यहां तक कि डेटा पब्लिक किए गए कि जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है अमुक तारीख को अमुक सिनेमा हॉल के अमुक सीट पर बैठा था, इसलिए अगल बगल के लोग भी आकर अपना टेस्ट करा लें। यहां देखिए, तबलीग के कई लोग, अभी तक इसके प्रमुख ने समर्पण नहीं किया है, कई लोग अभी भी खुद से आकर पुलिस के सामने या सरकार के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं कि उनका टेस्ट करा लें, जबकि उनके बीच ये संक्रमण फैला है। तो इस तरह की गैर जवाबदेही यहां भी हो रही है। लेकिन अमित गुप्ता ने आप दर्शकों के लिए दक्षिण कोरिया से एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जिस शहर में 800-900 केस रोज आया करते थे, कैसे वहां की सरकार ने कदम उठाए और केस की संख्या पर, संक्रमण की संख्या पर काबू पा लिया है। एक तरह से वहां बढ़ने की रफ्तार काफी ही धीमी हो चुकी है। आज हम आए हुए हैं दक्षिण कोरिया के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटे से द्वीप जिसका नाम है गोजे। और गोजे शहर जाना जाता है पानी के जहाज़ों के उत्पादन के लिए। यहाँ पर 2 बहुत बड़े बड़े शिपयार्ड हैं। एक का नाम है DSME देवू शिपयार्ड और दूसरे का नाम है सैमसंग हैवी इंडस्ट्री। आज हमारे साथ यहाँ पर सैमसंग हैवी इंडस्ट्री के शिपयार्ड में काम करने वाले भारतीय कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि कोरोना वायरस महामारी में उनका दक्षिण कोरिया का अनुभव कैसा रहा, वो यहाँ के सरकार के द्वारा किए गए उपायों से क्या सोचते हैं और यहाँ से भारतवासियों के लिए क्या हम सबक लेकर के और वहाँ पर क्या किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके इस महामारी से लड़ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी, मेरा नाम दीपराज है। कोरिया ने बहुत
बहुत हद तक निजात पा लिया है इस बीमारी से, उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो उन्होंने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया इस चीज़ को, और दूसरी अवेयरनेस फैलाई। जैसे कि मैं जो सैमसंग हैवी इंडस्ट्री ने हम लोगों को अवेयरनेस फैलाई कि आप बस में जाइए तो हमेशा मास्क पहन के जाइए, ऑफिस में काम करते हैं तो मिनिमम मीटिंग करिए, एक दूसरे से वेब स्काइप में बात करिए, और जैसे कि लंच करने का यहाँ सब लोग एक साथ लंच करते थे, उन्होंने उनको भी कम किया और टाइमिंग डिफरेंट की। जी, मेरा नाम अंकित सैनी है, मैं भी सैमसंग शिपयार्ड में इंजीनियर हूँ। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो बात है जो दक्षिण कोरिया में मुझे लगी, वो ये थी कि बिल्कुल शुरुआत से, जब 19 फरवरी से जब यहाँ पे 31st केस के बाद जो ब्रेकआउट हुआ था देगू में, तो जो मेरा अनुभव ये कहता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी पैनिक बाइंग नहीं हुई, ना कोई स्टॉक पाइलिंग हुई, ना कोई पैनिक बाइंग हुई। ये 19 या 20 फेब की बात है, और हम लोग सुबह मार्ट गए तो ठीक है, वहाँ लाइन थी और लोगों ने प्रॉपर डिस्टेंस बनाया हुआ था, लेकिन जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी। जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही लिया। अगर किसी को उस टाइम जो सबसे ज़्यादा डिमांड में थे वो थे सैनिटाइज़र, हैंड टिश्यूज़ और टॉयलेट पेपर्स। तो गोजे में किसी तरीके की कोई तालाबंदी का सरकार ने कोई निर्णय लिया? ऐसा कोई भी निर्णय यहाँ पे नहीं लिया गया। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कोरिया में आज केसेस नहीं है, आज भी डेली बेसिस पे 80-85 केसेस आ रहे हैं, बट स्टिल आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस के आने से पहले और अब कोरोना वायरस जो चल रहा है इसमें यहाँ की लोकल लाइफ में कुछ भी डिफरेंस है। द ओनली डिफरेंस इज कि सबके फेस में मास्क है। मेरा नाम अभिलाष देसाई है। गवर्नमेंट ने अपनी तरीके से जैसे आइडेंटिफाई किया कि मास्क कम है एंड दे मेक श्योर कि उनको प्रोवाइड किया जाए और उसको प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो ईच एंड एवरी सिटीज़न को बेस्ड ऑन देयर UID नंबर। तो सैमसंग ने भी अपनी ओर से एक मुहिम चलाया। उन्होंने क्या किया कि वीक में एक वो सब एम्प्लॉय को मास्क देते हैं, और जैसे मेरे सहकर्मी दीपराज ने बताया कि सोशल अवेयरनेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि सबको डूज एंड डोज ऑलरेडी पता है। आप एलिवेटर में जाओ उस कंपनी की, वहाँ पे सब पोस्टर लगा है, आप गेट में एंटर हो वहाँ पे सब लगा है। सो अवेयरनेस को इतना ज़्यादा मात्रा में उन्होंने प्रायोरिटी दी एंड दैट वर्क्स आई बिलीव। इन लोगों ने जो मास प्रोडक्शन PPE का एंड जो टेस्टिंग किट्स है उनका बढ़ा दिया था। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे एक फिगर पता है कि वो दे कैन फैब्रिकेट 1 लाख टेस्टिंग किट पर डे। एंड आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कोरियन गवर्नमेंट ये किट को एक्सपोर्ट कर रही है। मेरा नाम मुस्कान है और मैं साउथ कोरिया में करीब 13 साल से रहती हूँ। कोरियन गवर्नमेंट ने जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले तो स्कूल बंद कर दिए थे, और लेकिन अब पहले तो गवर्नमेंट से पता पड़ रहा था कि स्कूल 17 मार्च को खुल रहे हैं, फिर 6 अप्रैल को खुल रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने 16 अप्रैल से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी है बच्चों की। तो अभी एग्जैक्टली स्कूल जाना तो बच्चों का नहीं शुरू होगा, वो पता नहीं कब होगा, बट हाँ हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की। तो ऑनलाइन एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत लंबा चलने वाला है। मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं यहाँ पे गृहिणी हूँ। हम लोगों ने ये भी कहा, जैसे मुस्कान ने बताया कि यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करवाना, ये भी एक इसके लिए अगेंस्ट भी एक उन्होंने रूल पास किया है। जैसे कि आप टेस्टिंग ना कराओ तो आपको 30 मिलियन कोरियन वॉन का फाइन लग सकता है। तो ये भी एक लॉ है जिसकी वजह से लोगों ने, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि आप शायद आपको कोरोना वायरस हो सकता है। ये दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं, 30 मिलियन का मतलब है लगभग 18 से 19 लाख रुपए। हाँ, और अगर आपको गवर्नमेंट ने कहा कि शायद आपको कोरोना वायरस है और आपको टेस्टिंग करवानी है और आपने मना कर दिया, तो आपको वो अमाउंट आपको एज अ फाइन पे करनी है। तो वो भी एक उसकी वजह से भी ऐसे है कि लोगों ने मना नहीं किया और सब लोगों ने टेस्टिंग करवाई है। और एक और बात है कि कोरिया गवर्नमेंट टेस्टिंग फ्री में करवाई है। दक्षिण कोरिया में कोरोना से रिलेटेड अगर कोई भी सूचना होती है तो वो आपको कैसे मिलती है? क्या वो व्हाट्सएप के थ्रू आती है या कैसे आती है? यहाँ पे मोबाइल पे हम सबको इमरजेंसी अलर्ट्स मिलते हैं। तो इमरजेंसी अलर्ट्स में अगर आपके एरिया में किसी को कोरोना वायरस है तो वो इंसान कौन सी तारीख पे कहाँ गया है, कितने वक्त पे गया है, वो सब जानकारी हमें उपलब्ध करा दी जाती है।
और उसके साथ में भी फेसबुक पे दिन में 2 बार कोविड-19 की ब्रीफिंग आती है। अभिलाष जी बताइए जरा हमारे एनडीटीवी के दर्शकों को कि यहाँ पर कोरिया की जो सरकार है उसने ये जो भ्रम फैलता है या जो भ्रामक खबरें फैलती हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, काकाओ टॉक के थ्रू, जो यहाँ का सोशल एप्लीकेशन है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई देता है यहाँ पे कि किसी भी तरीके की कोई खबरें इधर उधर से आ रही हो, इस पर कैसे रोक लगी है? रोक लगने का मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक्टिवली एक जो अलर्ट बनाया है एंड लोगों को बताया गया है कि आप रादर देन बिलीविंग इन सोशल मीडिया का जो अपडेट्स है आप हमारे अलर्ट से उसको फॉलो कीजिए। मैं एनडीटीवी के दर्शकों को बता दूं कि पूरे दक्षिण कोरिया में लगभग 600 के करीब 600 से ज़्यादा जांच केंद्र बनाए जा चुके हैं और दक्षिण कोरिया की जनसंख्या है मात्र 5 करोड़ और यहाँ पर 70 ऐसे जांच केंद्र बनाए गए हैं जिसमें आप गाड़ी से जा कर के गाड़ी में बैठे बैठे आप एक पॉइंट से एंट्री करेंगे और अपनी जांच कराएंगे और दूसरे पॉइंट से आप वापस निकल जाएंगे। ये बड़ा ही सुरक्षित तरीका है क्योंकि आपका किसी भी मेडिकल स्टाफ के साथ कोई संपर्क नहीं होता है, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हो, तो दूसरों के लिए भी बहुत सुरक्षित माना जाता है और अपने लिए भी बहुत सुरक्षित है। तो देखा आपने किस तरीके से साउथ कोरिया ने छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में कमी लाकर इस महामारी में काफ़ी हद तक काबू पाया है और आशा करते हैं कि इन छोटे छोटे उपायों को करके हमारे भारत के लोग और भारत की सरकार भी उचित कदम उठाएगी और इस महामारी को रोकने में सफलता पाएगी। दक्षिण कोरिया के गोजे शहर से मैं अमित गुप्ता, एनडीटीवी के लिए।